हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और जीएस पेपर 2 को कवर करेगा। तो टॉपिक है, एक नया मंत्रालय घोषित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। अब इस मिनिस्ट्री को क्यों बनाया जा रहा है या इसकी ज़रूरत क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा, तो यही सब चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोऑपरेशन मिनिस्ट्री यानी सहकारिता मंत्रालय के बारे में जाने तो उससे पहले ये भी समझना हमें ज़रूरी है साथ साथ कि आखिर सहकारिता का मतलब क्या है, सहकारिता होती क्या है और इससे संबंधित भारत में क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, क्या इससे जुड़ा हुआ कोई अधिनियम है, तो उन सभी के बारे में समझेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो अब बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय की। तो मैंने बताया कि अभी अभी नए मंत्रालय की बात हुई है, सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले अगर बात करें तो ये जो विषय था ये पहले कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता था? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसको देखा जाता था। और अब इस नए मंत्रालय का जो प्रभार है वो किसे सौंपा गया है? गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो ये मंत्रालय है इसका जो दृष्टिकोण है वो है सहकार से समृद्धि, यानी सहकारिता के जरिए समृद्धि लाना इसका दृष्टिकोण है। और इसमें सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसको बनाया जा रहा है कि इसके ज़रिए सहकारिता आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा। अब इसका उद्देश्य और जो ज़रूरत है वो क्यों है, तो इसमें सबसे पहली बात ये बताई गई है कि जो सहकारी आंदोलन है उसको मजबूत किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, तो किस तरीके से मजबूत किया जाएगा कि इसके लिए प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा और साथ साथ जो सहकारी समितियाँ हैं उनके लिए कारोबार में आसानी हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनको और ज़्यादा आसान बनाया जाएगा, सुगम बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इन सहकारी समितियों का ज़मीनी स्तर पर विस्तार हो सकेगा, उनको और बढ़ावा मिल सकेगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। अब ये बात हुई मंत्रालय की। अब हम जानते हैं आखिर सहकारिता होती क्या है। तो सहकारिता की बात करें तो ये दो शब्दों सह प्लस कारिता से मिलकर बना है। और इसका मतलब होता है, सह का मतलब होता है साथ मिलकर और कारिता का मतलब है काम करना, यानी एक साथ मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना। और इसके लिए क्या है कि जो छोटे स्तर पर जो भी कार्य है, जैसे कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड या जो लघु और कुटीर उद्योग है, तो इन सब में जो भी इस तरीके के व्यापार है, जो काम है, उन सबको इकट्ठा मिलकर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से एक समिति का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं और उसे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सहकारी समिति का निर्माण होता है। उसमें वो लोग अपनी इच्छा से इसमें आ सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं सहकारी समिति को। तो इसमें एक इस तरीके से जो उनके काम है उनको बढ़ावा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो बिचौलिए हैं वो उनके ज़रिए जो भी शोषण किया जाता है इन व्यापारियों का, या जो भी ये कारीगर हैं उनका जो भी शोषण होता है वो रुक जाता है। किस तरीके से? जैसे अगर मान लीजिए 4 गांव हैं, ये 4 गांव हैं और इनमें अलग अलग जगह पर जो लोग हैं वो अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो उनको उसके लिए खर्च भी देना पड़ता है, उन पर उसकी कॉस्ट भी आती है ज़्यादा, आने जाने का किराया होगा और अलग अलग तरीके से। और वो ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से बेचा जाए और किस तरीके से बार्गेनिंग की जाए, क्या उनका उचित मूल्य होना चाहिए उनके प्रोडक्ट का। तो इन सब की अवेयरनेस ना होने की वजह से उन्हें बिचौलियों के शोषण का सामना करना पड़ता था। तो इसमें क्या है, अब मान लीजिए एक यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया गया कि ये सहकारी समिति है, यहाँ पर आप अपना यहाँ पर आके प्रोडक्ट दीजिए और इससे क्या है कि सभी जगह सभी लोग वहाँ पर अपना आकर प्रोडक्ट देंगे कि वो कहते हैं कि भाई जितनी हमारी ज़रूरत होगी हम रख लेंगे, उसके हिसाब से आगे फिर आपका प्रोडक्ट हम बेचेंगे। तो वो इसका मूल्य इनको दे देंगे और फिर इससे क्या है कि उनकी आने जाने की जो कॉस्ट लग रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो उससे वो थोड़ा कम मूल्य पर भी उनको वो अपना प्रोडक्ट दे देंगे और फिर इससे रोज़गार बढ़ता है और सही उनको उचित मूल्य भी प्राप्त होता है। तो इससे बिचौलियों की समाप्ति होती है। तो ये सहकारी समिति काफ़ी लाभदायक होती है। अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की बात करें तो इसका कहना है कि जो सहकारी समिति होती है
वो सहकारी व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है। जैसे मैंने बताया कि स्वैच्छिक रूप से इसके अंदर जुड़ते हैं लोग और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हैं, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए इस तरीके का संघ या समिति का निर्माण करते हैं। अब जो ILO है यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA के साथ मिलकर काम करता है। ICA क्या है? ICA कोपैक का सदस्य है। कोपैक यानी कमिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये इसका कोपैक के फुल फॉर्म है, कोपैक का सदस्य है। कोपैक क्या करती है? जो सतत सहकारी विकास है उसके लिए कार्य करती है। और इसमें जो समितियों की बात कर रहे थे हम, तो समितियां कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे आप सभी अक्सर नाम सुनते होंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस तरीके की बहुत सारी समितियां हो सकती हैं। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह। अब अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो जैसे हम यहाँ ये एग्जाम्पल देख रहे थे, तो इसका एक उदाहरण है अमूल। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, अमूल। तो ये किसका बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है? इसको, ये असल में इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक, और इसका मकसद यही था कि जो भी दुग्ध उत्पादक है, जो भी दुग्ध विक्रेता है, उनको बिचौलियों के शोषण से बचाना। इसी के उद्देश्य से इसे 1946 में बनाया गया था अमूल को। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के आणंद में ये स्थित है। और तो इसकी 1946 में स्थापना इसी के लिए की गई थी। तो ये बात हुई सहकारिता की या सहकारी समितियों की कि आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं कि जो अभी 3 जुलाई को एक इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया था, 2021 का ये डे था। लेकिन याद रखिएगा कि हर साल ये 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। 2021 में ये 3 जुलाई को मनाया गया था। अब अगर ये हर साल 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता है तो फिर कब मनाया जाता है? इससे रिलेटेड पूरा एक प्रोग्राम है हमारा DCN यानी डेली करंट न्यूज़। आई बटन पर क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो ये डे की बात हुई, इंटरनेशनल डे की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से मनाया जाता है। और 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया था। किसको? 2012 को। तो ये बात हुई इंटरनेशनल डेज और ईयर की। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में 1929 से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI ये काम कर रहा है। इसका क्या काम है कि जो देश में सहकारी आंदोलन है ये उसका प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? बेसिकली 1929 में की गई थी, जैसे मैंने बताया। लेकिन तब इसका नाम ये नहीं था, तब इसका नाम था इंडियन प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन। लेकिन 1961 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। कब? 1961 में इसका नाम बदल दिया गया और ये नाम हो गया। तो उसी के बाद से ये क्या कर रहा है कि जो देश में सहकारी आंदोलन है उसके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है। तो ये इसकी बात हुई। अब अगर सहकारी आंदोलन की बात करें तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही हमारे देश में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद इसी से रिलेटेड एक अधिनियम भी लाया गया। अधिनियम जो लाया गया उसके बारे में जाने, लेकिन उससे पहले हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं कि हमारे संविधान में सहकारी समितियों से रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 19(1)(c) ये कब किया गया था? 2011 में 97वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि जो भाग 3 के अंदर, कौन से भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनमें 19(1)(c) के अंदर यूनियन और एसोसिएशन जो शब्द हैं उसके बाद सहकारिता शब्द को भी उसमें जोड़ दिया गया। और फिर उसके साथ साथ क्या किया गया? भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। ये क्या था? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड है। किनके? प्रमोशन से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और किया गया कि इसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9B, यानी 9A के बाद 9B जोड़ा गया। 9A आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किससे रिलेटेड भाग है। तो 9B जो जोड़ा गया इसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 243 ZH से लेकर 243 ZT
ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं और ये सहकारी समितियों से रिलेटेड है। तो ये एक नया भाग इसके अंदर जोड़ा गया। कब ये सब जोड़ा गया? 2011 में जो 97वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये संवैधानिक प्रावधानों की बात हुई। अब हम अधिनियम की बात कर रहे थे, तो ये अधिनियम है 1912 का। क्या? सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912। इससे पहले ये जो अधिनियम था ये 1904 के अधिनियम में संशोधन करके ये बना था 1912 का अधिनियम। ये कई जो भी सहकारी समितियां हैं उनके किस तरीके से उनका गठन किया जाएगा, किस तरीके से उनका विघटन होगा, यानी कि कुल मिलाकर उनके सहकारी समितियों के गठन से लेकर विघटन तक, उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर जो भी सदस्य हैं उनकी पात्रता के बारे में बताएगा कि उनके क्या क्या कार्य हैं और क्या उनकी अधिकार है। तो कुल मिलाकर उनसे संबंधित पूरी बातों के लिए का जिक्र इस अधिनियम के अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है कोई भी सहकारी समितियां है कोई भी व्यक्ति बना सकता है, लेकिन किसी भी सहकारी समिति के लिए ज़रूरी है कि उसमें 10 व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो कि 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा के होने चाहिए। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो ये अधिनियम की बात हुई। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो अगर प्रभाव इसके देखा जाए तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभाव होंगे। लेकिन प्रभावों के बारे में बताएं इससे पहले अगर हम बात करें तो जो एक एनजीओ है सहकार भारती नाम की, तो ये कई सालों से देश में जो सहकारिता आंदोलन है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और उसके ज़रिए लगातार मांग की जा रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाए। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में सहकारिता की ज़रूरत पर बात की थी। तो ये अलग बात हुई। अब हम बात करते हैं जो पहलू इसके प्रभाव हैं, सकारात्मक की बात करें तो जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि नए उभरते क्षेत्र जिस तरीके से उभर रहे हैं, धीरे धीरे नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं, तो ऐसे में जो सहकारी समितियां हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि उन पर सही तरीके से फोकस करने के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाए और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि इनका काम भी सुचारू और बेहतर तरीके से हो सकेगा। यानी अभी जिस तरीके से जो भी कुछ कमियां हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट की अक्सर समस्या देखी जाती है, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या व्यापक हो जाती है, तो इसलिए कई बार मिसमैनेजमेंट सामने आता है। तो इसमें क्या वजह है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो इसकी जांच भी इसमें आसानी से की जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात, जो सहकारिता है उस पर विशेष फोकस हो सकेगा। लेकिन जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि इसका जो अब ये जो नया मंत्रालय गठित किया गया है इसकी कोई खास ज़रूरत अभी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कोविड-19 महामारी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और जिस तरीके से हम पहले ही एक आर्थिक संकट की सी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में एक नए मंत्रालय की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि नया मंत्रालय ज़्यादा और पैसों का खर्चा, अलग से इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि नए सेटअप बनाया जाएगा। तो इस वक्त एक नए मंत्रालय की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास पहले ही इससे रिलेटेड कानून है, संवैधानिक प्रावधान है और काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो इसलिए इस समय को देखते हुए, जो स्थिति है उसको देखते हुए एक नए मंत्रालय की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैसे हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभावों को देखा, तो अब ये आगे तय होगा जब ये मंत्रालय गठित हो जाएगा पूरी तरीके से और कार्य करना शुरू करेगा, तो तभी ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो भी उद्देश्य हैं इसके और जो भी इसके हमने सकारात्मक प्रभाव देखे, उनको देखते हुए किस तरीके से जो सहकारी समितियां हैं उनमें सही तालमेल, उनमें जो मिसमैनेजमेंट है उसको दूर करने के लिए और जो संवैधानिक प्रावधान है उनके सही तरीके से कार्यान्वयन के लिए किस तरीके से एक बेहतरीन टूल का काम करता है, तो ये आगे चलकर ही कह सकेंगे। अभी आप प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सहकारिता आंदोलन को वास्तविक रूप देने के लिए केवल पृथक मंत्रालय का गठन कर देना पर्याप्त नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न थोड़ा समझने वाला है कि जो सहकारिता आंदोलन को वास्तविक रूप देने की बात हो रही है और कहा गया है कि केवल पृथक मंत्रालय का गठन कर देना पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ आपको सारी बात कहनी है जो हमने यहाँ पे अभी बात की, उसी से पॉइंट्स आपको निकालकर इसमें रखने हैं। लेकिन अब जो ये बात कही गई है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो जब भी इस तरीके का कोई निर्णय होता है तो आपको हमेशा उत्तर लिखते समय
जो पक्ष है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है इसके विपक्ष की बजाय, यानी कि उसके पक्ष में ज़्यादा जो उत्तर है उस पर ज़्यादा तरीके से फोकस कीजिए, ना कि विपक्ष पर। तो इसी सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने उत्तर को लिखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। हम मिलेंगे अगले टॉपिक में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।